मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने वेरियस इमर्जिंग इश्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्पावरमेंट से। ये जो डिफरेंट इमर्जिंग चैलेंजेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, इसमें शॉर्ट नोट ज़रूर आता है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट होता क्या है? पहले हम एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को हम कोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूस्ट्रम एंड डेविस, empowerment is a process that provides greater autonomy through the sharing of relevant information and the provision of control over factors affecting the job performance. बेसिकली एम्पावरमेंट होता क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा एक पावर है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं कि जो मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि किसी भी काम पर अगर थोड़ा स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है उनको, तो वो एक रिटन एप्लीकेशन लेकर प्रॉपर चैनल के थ्रू, इससे उनके ऊपर के सबॉर्डिनेट, उनके सुपीरियर, फिर उसके ऊपर के सुपीरियर ऐसे सैंक्शन ना करवा के उनके पास उतनी अथॉरिटी हो कि वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी खुद से परचेज कर सके एट द नीड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये एक एम्पावरमेंट है। The purpose of empowerment is to free the employees from the rigorous control and give them freedom to take the responsibility of their own ideas and actions. एम्पावरमेंट का पर्पस क्या है? इसका उनका पर्पस है कि जो एम्प्लॉयज है उन पर कोई एक रिजिड कंट्रोल ना हो, कि वो एक दायरे में बंद ना हो, उनमें थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके, उनकी जो आइडियाज है, एक्शंस है, वो खुद एक्सप्लोर कर सके, वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मैच कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय का जो हिडन टैलेंट है कि मे बी वो बहुत अच्छा लीडर है या वो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है, वो जो हिडन टैलेंट्स है वो एक्सेसिबल हो जाएंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफर्स अ वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी। एम्पावरमेंट क्या करता है? एक एम्प्लॉय के अंदर रिस्पेक्ट और डिग्निटी का सेंस उत्पन्न करता है, ठीक है। इट हैज अ वाइड स्कोप देन डेलीगेशन। जो डेलीगेशन होता है उसका मतलब होता है कि आपका जो आप एक सुपीरियर हो, फॉर एग्जांपल एक सुपीरियर है, ठीक है, एक सुपीरियर है, उन्होंने बोला, उनको कोई टास्क दिया गया था कि आज ये रिपोर्ट बनाना है आपको, ठीक है। उनको किसने दिया था? कंपनी उनकी सुपीरियर ने दिया होगा। तो उन्होंने अपना काम डेलीगेट कर दिया बी को, जो उनकी सबऑर्डिनेट है, कि आज के लिए आप मेरा ये काम कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं? डेलीगेशन। लेकिन एम्पावरमेंट क्या कहते हैं? एम्पावरमेंट मतलब आपने बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस रिपोर्ट में आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, उसको एक फ्रीडम मिल रहा है, उसकी सेल्फ डिग्निटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नीड फॉर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में? अब ड्यू टू टर्बुलेंस इन एनवायरनमेंट, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए जा रहे हैं। डे बाय डे देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिक्वायर स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के प्रति उनका एक लगाव भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए एक स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये स्पीडी और फ्लेक्सिबल अप्रोच कैसे क्रिएट हो सकता है? एम्पावरमेंट के थ्रू क्रिएट हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपनी में हमने हायरार्की पढ़ा था, हायरार्की में ए बी सी डी। अब बी सबसे बड़ा, सबसे सुपीरियर है और ये सबसे ज्यादा सबऑर्डिनेट, ठीक है। अगर बी को कोई मशीन, कोई फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट में उसको लग रहा है कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो सी को बोलेगा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, सी जब उसको अप्रूव करेगा, फिर बी को बोलेगा, फिर बी जब उसको अप्रूव करेगा, फिर ए को बोलेगा। इसमें क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 4 चेन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 चेन्स होते हैं, ठीक है। तो वहां तक बात पहुंचना, फिर वो पहले इसको रिप्लाई भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे सी को, फिर सी डी को भेजेगा। इट
कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हमारे पास इस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एक एम्पावरमेंट करते हैं, एम्पावरमेंट की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जिससे डी को एक अथॉरिटी देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनिमम अथॉरिटी, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंतर्गत वो चेंजेस या वो अप्रोच यूज किया जा सकता है। ठीक है, एम्पावरमेंट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई सच नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड दस मोटिवेट देम। इससे क्या होगा, इसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, डी सोचेगा कि हाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पार्ट, उसका असेट हूँ, मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूँ, मैं अगर किसी भी रिपोर्ट में मेरे कहने के हिसाब से चल रहा है तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट हूँ। ठीक है, इससे क्या है, वो मोटिवेट होंगे। Empowerment can provide opportunities to employees at lower levels to develop their competencies. इससे इनकी competencies भी increase होंगी, ठीक है, इनकी hidden talents भी बाहर आएंगे। It can provide source for managerial talent for organization. इससे अब इसका एक talent भी बाहर निकल के आएगा, इससे पता चलेगा ये एक leader है कि नहीं। सारे advantages होते हैं, ये need है empowerment की। अब empowerment के different types है, होते हैं suggestive, एक जॉब इन्वॉल्वमेंट और एक हाई इन्वॉल्वमेंट। अब ये सजेस्टिव इन्वॉल्वमेंट एम्पावरमेंट क्या होता है, इसमें एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू कंट्रीब्यूट आइडियाज थ्रू फॉर्मल सजेशन प्रोग्राम्स और क्वालिटी सर्कल्स। ठीक है, उनको जो एम्प्लॉइज है उनको एक प्रोग्राम सजेस्ट किया जाता है या फिर उनको एनकरेज करते हैं कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, जैसे एक मैनेजर है या फिर एक एचआर मैनेजर है, वो उसने एक व्हाइट बोर्ड लिया, उसने बोला कि आज का टॉपिक है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स पर जो भी यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, जो भी एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, सबने अपना अपना रिपोर्ट के ऊपर आइडिया दिया। उसके बाद जो कलेक्टिव आइडिया आया, जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हुआ, उसको तवज्जो दिया गया। इससे क्या है, उसका माना गया। तो फिर क्या है, एक सजेस्टिव इन्वॉल्वमेंट है, सबने इन्वॉल्व किया एक डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है, they can only offer suggestions, the power to accept suggestions and implement them rests with the management। वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, एम्प्लॉयज इस टाइप ऑफ एम्पावरमेंट में सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन उस सजेशंस को मानना नहीं मानना वो मैनेजर के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट टाइप ऑफ एम्पावरमेंट, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज हैव कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिसाइडिंग हाउ टू डू देयर वर्क। इसमें एक फ्रीडम दिया जाता है जब हम जॉब डिस्क्राइब करते हैं या फिर जॉब स्पेसिफाई करते हैं। जो डॉक्यूमेंट में हम एम्प्लॉय के लिए प्लान बनाते हैं, तब उसमें हम ये लिख देते हैं, ये बता देते हैं कि आपकी इतनी अथॉरिटी है, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम्पावरमेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी को थोड़ा वाइड कर दिया जाता है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम होता है टू डिसाइड हाउ टू डू देयर वर्क। They get enough feedback about their performance and each handles a whole identified piece of work। एक काम करने के बाद उनको उनके मैनेजर से फीडबैक भी मिलता है, उससे पता चलता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहता है कि वो जो जॉब कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कराकर जो जॉब कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प हो रहा है कि नहीं। तो एक कॉन्स्टेंट फीडबैक भी चलता रहता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्पावरमेंट, दैट इज हाई इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज को है उसको उनके डिसीजन, वो एक एक्ट एज अ डिसीजन मेकर। ठीक है, वो डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं। हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव देयर लोएस्ट लेवल एम्प्लॉइज a sense of involvement, not just how they do their jobs, on how effectively their group performs, but in the total organization's performance। ये जो जॉब इन्वॉल्वमेंट का जो फीचर्स है वो हाई इन्वॉल्वमेंट में आता है, साथ में वो जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग है उसमें भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज शेयर्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो सारे सबको पास ऑन किया जाता है, सबको बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट बना रही है, एम्प्लॉय का स्टॉक कितना है। तो इन सारे प्रोग्राम में हाई इन्वॉल्वमेंट एम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं
ESOP, 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 ESOP मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हर एम्प्लॉय जो एक अच्छा काम करता है, एक बोनस के हिसाब से ESOP दिया जाता है। ESOP मतलब इट्स लाइक अ शेयर, ठीक है, एक स्टॉक है जिस पर अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करती है उसका परसेंटेज ESOP पर मिलता है, ठीक है। इससे क्या है, एक एम्प्लॉय को एम्पावर्ड होगा कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एज अ ओनर हूँ, ठीक है। एक मोटिवेशन होगा, एक इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे एडवांटेज फॉर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एडवांटेजेस है? Employees are valued and encouraged to make personal contribution for betterment of organization. अब एक empowered employee होगा, वो अगर अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मान रहा है तो इससे क्या होगा, वो अपना अपना 100% कंट्रीब्यूशन करेगा। 100% कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या होगा, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। इट अलाउज क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन बाय द एम्प्लॉयज। यहाँ पर अगर जो चेन है वो ना बने और वो उसके पास इतनी अथॉरिटी हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो फिर वो क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकता है। इट क्रिएट्स अ टीम ऑफ लॉयल एंड कमिटेड एम्प्लॉयज। एक लॉयल और कमिटेड एम्प्लॉयज क्रिएट होते हैं। इंडिविजुअल्स आर अवेयर दैट व्हाट दे आर सीकिंग, व्हाई दे आर सीकिंग एंड इट फिट्स इनटू वाइडर कॉर्पोरेट गोल्स। एम्प्लॉयज को पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं ये काम। कोई मोनोटोनस वर्क नहीं होता है कि ऑफिस गए 9 बजे, ये हमें डॉक्यूमेंट्स दिया, इसको हमने टाइप किया या ये काम किया, फिर 6 बजे हम वापस आ गए। एक मोनोटोनस नहीं, उनको एक वो एक एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या है, वो अवेयर है कि व्हाट दे आर सीकिंग एंड व्हाट फिट्स विद द कॉर्पोरेट गोल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज लाइकली टू बी कोऑपरेटिव एंड पर्पसफुल। जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक अच्छा होगा, एक बेटर होगा, एक पर्पसफुल होगा। इसके साथ साथ वर्क एनवायरनमेंट जो होगा विच फॉस्टर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो एक पर्सनल डेवलपमेंट होता ही रहता है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है, आप सेटिस्फाई हो काम करके, वहाँ पर ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन 100% होगा, आपका आउटपुट एक सेटिस्फाइड लेवल पर होगा, ठीक है। Individuals tend to have willingness to take personal responsibility for their own success, the success of team and the whole organization. Empowerment से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज विलिंग होते हैं कि वो अपनी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में विलिंगनेस दिखाते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो, वो लाइमलाइट में आए और एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटिस्फाइड हो, ठीक है। What are the now advantages of empowerment for employees? Employees के लिए क्या advantages है? Recognition of potential. The process of empowerment directly recognize the employee's potential and makes him feel important in the organization. जब एम्पावरमेंट होगा एक एम्प्लॉय का, वो एक डिसीजन मेकर बन सकता है। जब वो सही डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहा है, जो उसका मोनोटोनस वर्क था उससे ज़्यादा वो आउटपुट दे पा रहा है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, उसको हायर पोजीशन मिलेगा। तो इससे क्या है, बेनिफिट है एम्प्लॉय को। इट इंश्योर्स पर्सनल ग्रोथ। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहते हैं तो तब एक पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता रहता है। इससे आपको अपने जॉब के लिए कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे निकाल नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई कभी जैसे ये कोविड-19 के टाइम पर बहुत लोगों को रिट्रेंच्ड कर दिया गया था, बहुत लोगों को रिडंट कर दिया था, और किसी को निकाल नहीं देंगे। अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल असेट हो तो तुम्हें अचानक से कोई निकाल नहीं देगा। तो एम्पावरमेंट होगा तभी तुम अपना पोटेंशियल दिखा पाओगे, तभी तुम्हें अपने जॉब पर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। It also increase motivation, just like we have said that it increase motivation and innovative decision making भी होता है। जब एक ही पर्टिकुलर पर्सन CEO या मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसका वे ऑफ थिंकिंग सेम होता है, ठीक है। वो उसी टाइप का थिंकिंग या उसी टाइप का, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लाता। उसका जो डिसीजन मेकिंग का जो स्किल है वो एज अ स्ट्रेट लाइन जाता है। लेकिन जब डिफरेंट लोग एक सिंगल एस्पेक्ट पर सोचेंगे तो सबके अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। तो एम्पावरमेंट क्या करता है, एक इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
अब नाउ कम्स बैरियर्स टू एम्पावरमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्पावरमेंट तो ठीक है, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, उसके कुछ रोक भी हो सकते हैं। बैरियर्स मतलब रोक टोक, ठीक है। एम्पावरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में एवरी टाइम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज नंबर वन, लैक ऑफ कैपेबिलिटी अमंग्स द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। तो फिर एम्पावरमेंट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। फिर दिस इज वन ऑफ द बैरियर्स टू एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर्स टू डेलीगेट अथॉरिटी। कभी कभार क्या होता है कि कुछ सुपीरियर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने सबऑर्डिनेट पर कि वो ये काम उसको अगर मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ तो वो पूरी अच्छी तरह से काम कर सकता है। उनको वो जो विलिंगनेस है वो होता ही नहीं है। दे आर अनविलिंग टू डेलीगेट द अथॉरिटी। इवन वो सोचते हैं कि अगर मेरे सबऑर्डिनेट को मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और वो मुझसे ज़्यादा आउटशाइन कर गया, वो मुझसे ज़्यादा उसने तरक्की कर ली, तो उसके लिए एक बदनामी होगी कि वो इतने दिन सुपीरियर था, उसके सबऑर्डिनेट उससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए समटाइम्स ये सारे जो बैरियर्स होते हैं, अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर्स टू डेलीगेट अथॉरिटी इज वन ऑफ द important aspects of barriers to empowerment. Okay, the third is static organizational culture. Static organizational culture मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा है जहाँ पर एम्पावरमेंट की स्कोप ही नहीं है। मतलब वहाँ पर एम्प्लॉयज चाहते ही नहीं है कि एम्पावरमेंट आए। एम्प्लॉयज बहुत ऐसा है कि मोनोटोनस वर्क करे, या फिर ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है जहाँ पर अगर डिसीजन मेकिंग सबको दिया जाए तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सुपीरियर्स डेलीगेट ही नहीं करना चाहते हैं अथॉरिटी, ठीक है, तो फिर कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं? तो इट्स एग्जांपल ऑफ स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। फिर है रिजिड कंट्रोल्स। रिजिड कंट्रोल्स, द मैनेजर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव नेगेटिव assumptions about the employees and so impose rigid controls. कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, कुछ सुपीरियर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है उनके सबऑर्डिनेट्स को ये काम आता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो एक इसलिए वो कंट्रोल लगा के रखते हैं, सख्त कंट्रोल लगा के रखते हैं कि तुम्हें हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं देंगे, तुम्हें हमेशा मुझको ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है ये बैरियर्स ऑफ एम्पावरमेंट है, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस इमर्जिंग चैलेंज ऑफ HRM आई विल गिव यू अ केस स्टडी, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर आप सभी को चैट बॉक्स में देना पड़ेगा। जो सही आंसर देगा उसको कोई ना कोई ब्राउनी पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है। Downsizing. Next, the topic is downsizing. It is also an important emerging challenge of human resource management. Downsizing क्या होता है? Downsizing means reducing the size of organization in order to cut costs, hike of unprofitable operations, and improve operational efficiency. Downsizing क्या हिंदी में जिसको कहते हैं छटाई, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा ही एम्प्लॉयज हो गए हैं, जितना हमारा ऑपरेशन है, जितना हमारा फंक्शन है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ही लोग हो गए हैं। तो हम अपने कॉस्ट को कट करने के लिए, या फिर कभी कभार लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी दे रहे हैं वो कम करने के लिए, उस कॉस्ट को कट करने के लिए, या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम डाउनसाइजिंग यूज करते हैं। It involves organizational restructuring which results in decreasing the size of organization, leading to a flat organization structure so as to respond more readily to the pace of environmental changes. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग होता है डाउनसाइजिंग में, मतलब जैसे कि एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1000 एम्प्लॉइज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिमांड सिर्फ 750 की है। तो हम ये जो 250 एक्सेस है वो क्या करेंगे? इधर हम वो 250 अगर वो मार्केटिंग उनको आती है तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्टफॉल है तो वहाँ डाल देंगे, या फिर हम उनको निकाल देंगे। तो ये क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। इट हैज बीन अडॉप्टेड
throughout the world to achieve operational economies and increase efficiency to be able to survive. इससे क्या होता है, एक ऑपरेशनल इकोनॉमीज क्रिएट होता है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए मैं उस हिसाब से अपने जो रिसोर्सेस है उनको अरेंज करूंगा, ठीक है, अरेंज करूंगी। एंड इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और अनसर्टेन एनवायरनमेंट और कट थ्रोट कंपटीशन, जो हमारा टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है और इतना रिजिड कंपटीशन है, इसमें हमें कुछ रिलीफ मिलता है, हमें इसमें सर्वाइवल प्रोसीजर इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है इतना, हमारा 750 का रिक्वायरमेंट है, जो हम 250 एक्सेस दे रहे हैं, इनको हम सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इनको मिनिमम 20,000 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5 लाख रुपीज तो यहीं पर ही 5 क्या 50 lakhs, 250 into 20,000, 50 lakhs रुपीज हम यहाँ कॉस्ट सेव कर सकते हैं अगर हमने एक्सेसिव, हमारे एक डिपार्टमेंट में एक्सेसिव एम्प्लॉयज है, ठीक है। Jobs are redesigned to merge duplicate operations and eliminate redundant jobs to decrease the payments. Jobs redesign होते हैं डाउनसाइजिंग में, जो कि डुप्लीकेट ऑपरेशंस है, जैसे अगर मार्केटिंग भी हो रहा है और साथ में यहाँ पर एक सेल्स का भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाले भी वही काम कर रहे हैं और सेल्स वाले भी वही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 1000 एम्प्लॉयज है, यहाँ पर भी 1000 एम्प्लॉयज है, तो हम इनको मर्ज करके क्योंकि दोनों एक ही काम करें और यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयज की जरूरत ना पड़ती, यहाँ पर अगर 1500 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है तो हम 500 को जो उनके ऊपर जो कॉस्ट हम वो कर रहे हैं, उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डुप्लीकेट ऑपरेशन, जैसे ये डुप्लीकेट ऑपरेशन से इसको हम एलिमिनेट करते हैं और इससे क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हेल्प्स इन टू डिक्रीज द पे बिल। अब है कॉजेस ऑफ डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग क्यों होता है, ठीक है। ओवरस्टाफिंग ड्यू टू फॉल्टी एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी हमने पढ़ा है, एचआर पॉलिसी जब हमने बनाया होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब हमारे उस पॉलिसी में कुछ फॉल्ट होगा जिसके वजह से मतलब कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं आई होगी किसी डिपार्टमेंट के थ्रू कि इस डिपार्टमेंट में इतनी एम्प्लॉयज की जरूरत है, यहाँ पर ये काम करना जरूरत है, या फिर डुप्लीकेशन ऑफ जो हमारे फंक्शंस है वो नजर नहीं आए होंगे, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा एचआर पॉलिसी में जिसकी वजह से ओवरस्टाफिंग हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉज ऑफ डाउनसाइजिंग इज चेंज इन मैन मशीन रेशियो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मैन मशीन रेशियो की क्या होता है, मतलब अब worker or an employee required for every machine is called as man machine ratio। मतलब एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए जितने एम्प्लॉयज पेपर बनाने की मशीन है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें 4 लोग चाहिए होगा, ठीक है। 4 एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर टू ऑपरेट अ मशीन, ठीक है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं कोई, और वो जो मशीन है वो एक हमने एडवांस मशीन खरीद लिया जिसके वजह से उसमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। मतलब पहले मैन मशीन रेशियो क्या था 4:1, अब मैन मशीन रेशियो क्या हो गया 2:1। तो ये जो हमारा शॉर्टफॉल है, 2 मैन की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से भी हम उनको निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने को क्या कहते हैं डाउनसाइजिंग, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर नेक्स्ट कॉज ऑफ डाउनसाइजिंग इज जॉब्स में बी रीडिजाइन्ड एंड एम्प्लॉयज रीडिप्लॉयड टू अदर पोजीशंस टू कट पे बिल। जैसे रीडिजाइन कर लिया, जैसे ये जो डुप्लीकेट फंक्शंस थे इनको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। जो एक्सेसिव है उनको हमने डाउनसाइज कर दिया, उनको रिडंड कर दिया, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो एक्सेस था तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पर भी जो एक्सेस थे उनको हमने निकाल दिया। तो ये इट इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डाउनसाइजिंग। And the next is organization may start outsourcing some of the activities। ऐसा भी हो सकता है कि जो HR का जो डिपार्टमेंट है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट हटाकर हमने बाहर आउटसोर्सिंग के लिए दे दिया। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो HR फंक्शंस ही करते हैं, मतलब वो ऑल द फंक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, बेनिफिट, सब
वही ऑर्गेनाइजेशन देंगे, वही वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो सर्विस प्रोवाइड का जो अमाउंट होगा वो लमसम में ऑर्गेनाइजेशन देंगे। तो यहाँ पर पहले जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट थे और उसके अंडर जितने एम्प्लॉइज थे वो उनको निकाल दिया गया। तो दिस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डाउनसाइजिंग। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन डाउनसाइजिंग? कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अगर उनको निकाल भी दिया जा रहा है तो उनको क्या बेनिफिट्स दिया जा रहा है, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय का शॉर्टफॉल है किसी स्किल में, उनको उसको डेवलप किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो देयर शुड बी अ कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज। Next is win the support of trade unions. HR managers should know how to win the support of trade unions because downsizing is considered as very harsh topic, harsh system for trade unions. ठीक है, तो जब डाउनसाइजिंग कर रहे हैं तब ट्रेड यूनियंस कोई हड़ताल नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए इट इज नेसेसरी टू विन द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। जो अनसर्टेनिटीज क्रिएट होंगे उसके लिए एक प्रॉपर चैनल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। When informed about layoff, employees face many uncertainties about pay, retirement benefits, availability of alternative jobs, transition assistance, etc. Such uncertainties need to be anticipated and taken care of HR manager. ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटीज क्रिएट होगा डाउनसाइजिंग होने पर, इन सब का ध्यान किसको रखना पड़ेगा, रखना चाहिए एचआर मैनेजर। ठीक है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, जैसे कि किसी को शॉर्टफॉल है स्किल्स में या फिर कोई सरप्लस स्टाफ है जिसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में वो कंज्यूम हो जाए, उस डिपार्टमेंट में वो सेटल हो जाए, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर मैनेजर की। प्रोवाइडिंग आउट प्लेसमेंट सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा फॉर एग्जांपल 250 लोगों को हमने निकाला, यहाँ पर भी हमने 500 लोगों को निकाला। तो ये जो 750 लोग हैं ये अचानक से इनके पास जॉब चली गई है, तो एक आउट प्लेसमेंट सर्विस, जैसे कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होता है वैसे कॉलेज में भी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक आउट प्लेसमेंट सर्विस क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पर आप बाहर किसी प्लेसमेंट या किसी कंपनी के साथ आप एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप हमारे एम्प्लॉयज को लीजिए। तो एक आउट प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करना भी एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। Alternatives to deal with overstaffing, अगर overstaffing हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो ओवरस्टाफिंग हो रहा है, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं? एक तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमने उसको एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर एक्सेसिव 250 है तो और उनके पास उतना स्किल्स है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो मर्ज हो सकते हैं आफ्टर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर हम फ्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एट्रिशन कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एट्रिशन? एट्रिशन क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल क्विट कर जाए या फिर रिटायर कर जाए, उसको कहते हैं एट्रिशन, ठीक है, एट्रिशन। लेकिन इसके बाद रिप्लेस ना किया जाए। तो जब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज है, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज में से 10 लोग एट्रिशन उन्होंने ले लिया, मतलब इधर दे क्विट द जॉब और दे रिटायर और दे डाइड, जो भी है इनमें से वो। उसके बाद 90 लोग रहे। अब हमने उस 10 लोगों के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई सिलेक्शन, कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया, जो हमारा एक गैप है। या फॉर एग्जांपल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग थे, अब एट्रिशन के थ्रू ये 90 हो गए, तो ये 10 था, फिर एट्रिशन में वो एट्रिशन। अब ये जो 90 है, हमने जो हमारा 10 शॉर्टफॉल है इसके लिए हमने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया, ठीक है, हमने कोई लोगों को उसमें फिल नहीं किया। तो जब हमारा एक्सेसिव हो गया तब हमने इसी 90 में से काम चलाया। तो ये क्या किया हमने? फ्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, वी आर फ्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एट्रिशन, ठीक है। ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट,
जिसको हम गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। व्हाट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट? वॉलंटरी रिटायरमेंट ये होता है कि हमने जो एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पर 250 एम्प्लॉयज है और इसको 500 एम्प्लॉयज है, उनको हमने एक ऑफर किया कि आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, हम आपको निकाल ले रहे हैं, आप खुद से बोल रहे कि हमें निकाल दीजिए, हम रिटायर कर रहे हैं, तो आपको एक लमसम पैकेज हम देंगे इसी वक्त, ठीक है। ये सबको ऑफर नहीं किया जाता है, किसी किसी को ही ऑफर किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन हैंडशेक बाय बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज आर अग्रीइंग ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। So these are the alternatives of dealing with overstaffing, ठीक है। अब next topic which is voluntary retirement scheme. What is voluntary retirement scheme? Downsizing of workforce is generally done through VRS. हमने देख लिया कि downsizing of workforce कैसे होता है, VRS के through. Under this scheme, the organization and employees agree to voluntarily retire on payment and of agreed compensation by the employer. मतलब जो एम्प्लॉइज है वो अग्री करते हैं कि हाँ मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑन पेमेंट ऑफ अग्रीड कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर। एक लमसम अमाउंट जब एम्प्लॉयर मुझे देगा तो मैं रिटायर करने के लिए रेडी हूँ। इसको हम कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉइज के लिए क्या बेनिफिट है, उनको एक लमसम अमाउंट मिल जा रहा है, और एम्प्लॉयर्स के लिए क्या बेनिफिट है, वो कट कॉस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कट कॉस्ट कैसे हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इंसान है ए, ठीक है, ए उसको पर मंथ सैलरी मिलता है 50,000, ठीक है। 50,000 इंटू 12 कितना होता है, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख उसको पर एनम मिलता है। अब उसको VRS दिया गया, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया VRS, तो उसको लम सम उसको अभी भी उसकी नौकरी फॉर एग्जांपल 10 इयर्स बची थी, तो he can get 60 lakhs in the throughout 10 years। तो ये 60 लाख अगर काम करेगा तब मिलेगा, लेकिन बिना काम किए अभी उसको 20 lakhs हम अगर दे रहे हैं तो इससे ए भी खुश है, ठीक है, और इससे कंपनी का लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी कम हो जा रहा है। अभी वो 20 लाख दे रहा है, वैसे 10 सालों में उसको 60 लाख दे रहा है, तो 40 लाख सेविंग्स हो जा रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का जो कॉस्ट है उसको कट कॉस्टिंग करने में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। द एम्प्लॉइज गेट हैंडसम अमाउंट अंडर द VRS पैकेज एंड द एम्प्लॉइज सेव रिकरिंग फैट वेज बिल्स इन लॉन्ग रन के लिए वो अपने कॉस्ट कम कर पाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। एक म्यूचुअल अग्रीमेंट क्रिएट होता है कि आप मुझे लमसम अमाउंट देंगे तो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने किया है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो, फिलिप्स इंडिया, सेल एक्सेट्रा। अब नाउ व्हाट इज द रीजंस ऑफ VRS? लोग एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशंस, जैसे ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इट रिड्यूस लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, जैसे हमने देखा 60 लाख देना पड़ता 10 ईयर्स में, अभी वहाँ पर 20 लाख दे रहे हैं। गेट रिड ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स, जो सरप्लस वर्कफोर्स है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। गेट रिड ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज कॉजिंग कांस्टेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे हम बहुत सारे PSU में क्या होता है, PSU में अचानक से हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो इनएफिशिएंट है, हमने उनको VRS ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो गया क्योंकि हमने कॉस्ट कट किया लॉन्ग रन में, ठीक है। पेविंग द वे ऑफ हायरिंग टैलेंटेड एम्प्लॉइज। अगर अब यहाँ पर उसने VRS ले लिया, वो इनएफिशिएंट था, उसने VRS ले लिया, हमने उसको 20 लाख दे दिया, अब यहाँ पर हम एक अच्छा टैलेंटेड इंसान को हम रिक्रूट कर सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक न्यू हाइट पर लेकर जाए, ठीक है। तो वी आर पेविंग द वे ऑफ हायरिंग टैलेंटेड एम्प्लॉइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एज अ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू में VRS का क्या रीजन हो सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू टू बैड हेल्थ। बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत लोगों के
कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 50, तो तब वो VRS ले लेते हैं ताकि वो जा नहीं पा रहे एवरीडे ऑफिस, उनको थकान हो रही है, वो काम नहीं उतना अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जितना एक लमसम अमाउंट मिल रहा है उससे वो लोग खुश है, तो दैट इज they are inability to perform duties due to bad health. Now lack of satisfaction on job and unhealthy work environment. अब एक एम्प्लॉय है, उसको लग रहा है कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब है, यहाँ पर एवरीडे झगड़े होते रहते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डांटते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होता है, एक अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है एंड कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब के लिए, तब भी VRS अप्लाई किया जा सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ ले ऑफ इन फ्यूचर. अगर एक एज एन एम्प्लॉय मुझे लग रहा है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन आज से 2 महीने 3 महीने बाद सबकी डाउन साइजिंग कर देगा. अब डाउन साइजिंग में क्या है, लमसम अमाउंट नहीं मिलता है, आपको बस निकाल दिया जाता है. तो मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऐसे ही निकाल दिया जाए, तो मैं क्यों ना अभी VRS अप्लाई कर लूँ. ठीक है. और बहुत से रीजन इसलिए भी होते हैं कि जैसे कोई अभी फॉर एग्जांपल कोई सेल में काम कर रहा है, ठीक है, अब उस ही इज ऑफ 40-45 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, उसके बाद उसको लग रहा है कि मैं अभी न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, मैं पहले अपने पैशन को मैंने देखा नहीं, अब मैं अपने पैशन के टूवर्ड्स जा सकता हूँ, तो इसलिए वो क्या कर सकता है, न्यू कैरियर चूज कर सकता है. So for undertaking a new career, there is he applied for voluntary retirement scheme. Joining family business, वैसे जैसे कि एक फैमिली बिजनेस है, तो पिताजी की देहांत हो गया है अगर, और वो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो उस बिजनेस को चलाना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने जो कंपनी है उससे VRS लेता है और अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है. For using benefits of retirement for meeting family expenses, starting new business, etc. ठीक है. अब VRS का बेनिफिट क्या है, एक ह्यूमन वे है सरप्लस वर्कफोर्स को रिड्यूस करने के लिए. आप अचानक से उनको निकाल नहीं दे रहे हैं, आप उनको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उसके बाद आप उनको निकाल रहे हैं, तो मतलब आप एक ह्यूमन वे है कि इट प्रिवेंट्स रिसेंटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज. जो एम्प्लॉयज है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कम नहीं हो रहा है, ठीक है. एम्प्लॉयज आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे अगर आप उनको VRS प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है. ट्रेड यूनियंस आल्सो डू नॉट मेक ऑब्जेक्शंस. डाउन साइजिंग में वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन VRS में वो ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ म्यूचुअल थिंग एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट है वो, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों बेनिफिट हो रहे हैं. ठीक है. इट रिड्यूसेस द वेज बिल सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम इवन आफ्टर पेइंग ह्यूज अमाउंट्स इनिशियली, जो कि हमने देख लिया है कि अगर हम पहले 20 लाख दे भी दे रहे हैं, लेकिन ओवर द 10 इयर्स हम 40 लाख सेव कर रहे हैं. अब नेगेटिव आउटकम्स क्या है VRS का. इससे ये हो सकता है कि जो हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज है वो छोड़कर जा सकते हैं. ठीक है. इससे ये भी हो सकता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, मतलब अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज है और उसमें से 60 लोगों ने ही VRS ले लिया, तो 40 लोग बचे हैं, तो 40 लोगों को अब इमीडिएटली तो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन नहीं हो सकता है, 40 लोगों पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया, मतलब उन 40 पर रिमेनिंग 60 लोगों का वर्कलोड आ गया, तो it may be creates workload of existing employees. ठीक है. Third is it may create a sense of insecurity amongst the employees who have not opted for VRS. अब जिन्होंने VRS नहीं लिया उनमें इनसिक्योरिटी आ सकता है कि शायद मुझे ये फिर से निकाल दे, मतलब मुझे फिर से, मतलब जैसे सबको VRS दिया ऐसे मुझे भी VRS ऑफर किया जा सकता है, या फिर डाउन साइजिंग हो सकता है इन फ्यूचर, तो मुझे भी निकाला जा सकता है. So there is a sense of insecurity. Now the next topic is work-life balance. Work-life balance बहुत important है आज के ज़माने में, जब both the couples, both the men and women are working. So work-life balance implies securing balance between an individual's work and personal life. इंडिविजुअल का जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और उसका जो पर्सनल लाइफ है उस पर एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. It occurs most often in dual career couple as it leads to conflicts between work and family. ये मोस्टली वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट करते हैं जो कैरियर, जो कपल्स होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ जो दोनों फोकस्ड होते हैं अपने कैरियर के लिए, जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, उनके लिए थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एज अ वुमन शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर फैमिली and towards her career.
similarly as a man he as responsible towards his family and career. तो उस चीज को बैलेंस करने में conflicts भी create होते हैं कभी कभी. The methods used for work life balance. हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं जिससे हम वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट किया जा सकता है एज एन HR मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एम्प्लॉय काउंसलिंग में मेरा जो एम्प्लॉय है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, उसको एंजाइटी हो रहा है, वो मेंटली खुश नहीं है क्योंकि देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस. मतलब वो 6 days वर्क कर रहा है, उसको 1 day छुट्टी मिल रहा है, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन उसको काम दे रही है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है. तो एक उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके लिए वो काम, उनके लिए वो एज अ फादर एज अ हस्बैंड नहीं अपने रोल निभा पा रहा है. तो इस पे उसको बहुत एंजाइटी हो रहा है, उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है. तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क में भी इम्पैक्ट करेगा, वो अपना काम, अपना आउटपुट 100% नहीं दे पाएगा. इससे क्या होगा, एक एज अ HR मैनेजर इट इज द ड्यूटी ऑफ हिज और हर दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी मेंटली स्टेबल, मेंटली हैप्पी एंड ऑल द एम्प्लॉयज गोल्स आर सेटिस्फाइड. ठीक है. तो इसलिए वो क्या एक एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोसेस कर सकती है कि एक काउंसलर को बुला लिया ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसको एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करने के लिए दिया, एक डिफरेंट सेशंस रखे गए जिससे स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस कम हो, एंजाइटी कम हो. तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड वर्क वीक. कंप्रेस्ड वर्क वीक क्या होता है कि इंडिया में यूजुअली 6 days वर्किंग होता है. ठीक है, मंडे टू सैटरडे. तो जैसे US और UK है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो 4 days वर्किंग, मतलब इन अ वीक यू शुड वर्क 40 hours. ठीक है. 40 hours आप हमारे इंडिया में क्या करते हैं, 8 hours 5 days करके भी करते हैं, 7 hours करके भी करते हैं. लेकिन UK में उन्होंने क्या किया, आप टोटल 40 hours काम करेंगे, 8.5 hours एवरी डे फॉर 4 days. ठीक है. ये मतलब उन्होंने क्या किया, वो जो 40 आवर्स उनको 4 days में डिवाइड कर दिया इक्वली. तो इससे क्या है, उनको 3 days रेस्ट टाइम मिल रहा है, 3 days अपने फैमिली को दे पा रहे हैं. तो इसलिए इट्स कॉल्ड अ कंप्रेस्ड वर्क वीक. ठीक है. उसके बाद है फ्लेक्सी टाइम. फ्लेक्सी टाइम क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कर दिया है कि 40 आवर्स आपको आना है ऑर्गेनाइजेशन में, इन अ वीक 40 आवर्स आना है, लेकिन आप किसी भी टाइम आ सकते हैं और किसी भी टाइम जा सकते हैं. बस आपके पास एक कोड टाइम होता है. जैसे कोड टाइम मान लीजिए 1 o'clock to 4 o'clock हर एम्प्लॉय को रहना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में. इसके अलावा मंडे टू संडे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपको 40 आवर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये है फ्लेक्सी टाइम. इससे क्या है, जो एम्प्लॉय है इसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय रिलैक्स होते हैं, वो कहीं पर भी कभी भी आ जा सकते हैं, अपने जो फैमिली के प्रति जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी निभा सकते हैं. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि HR मैनेजर जो है या फिर उसके जो सुपीरियर है वो उस टाइम पर नहीं आ रहे हैं, जिस टाइम पर वो आ रहे हैं. तो इससे एक डिसबैलेंस ऑफ वर्क हो जाता है. उसके बाद है टेलीकम्यूटिंग. ठीक है. टेलीकम्यूटिंग जो कि हमने देखा ड्यूरिंग COVID-19, जो कि बहुत ही फेमस हुआ, जो कि एक नेसेसिटी बन गया, दैट इज वर्क फ्रॉम होम. ठीक है. टेलीकम्यूटिंग मतलब आपने सारे इक्विपमेंट्स, जो भी लैपटॉप है या फिर जो भी आपके लैंड चाहिए या फिर इंटरनेट चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज आपने एम्प्लॉय को दे दिया कि आप घर बैठे काम कीजिए. दैट इज कॉल्ड टेलीकम्यूटिंग. ठीक है. So these are the इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक क्लास में केस स्टडी बोलूँगी, मैं इसको केस स्टडी को 2 बार रिपीट करूँगी एंड यू शुड टेल मी कि ये कौन सा इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. मॉर्निंग स्टार केस स्टडी, फायर ऑल द मैनेजर. According to Harvard reviews, in the Morningstar organization, whenever employees feel that they need a fully automatic machine or any upgraded technology, a few employees can discuss the matter and can do cost benefit analysis. When they decide to buy that product, they sign letter of understanding, order a machine and pay for it without asking for any sanctions from any manager or organization. ठीक है. मतलब कि
जब उनको कोई एक ऑटोमेटिक मशीन की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। अगर लेना है तो वो एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन देते सारे जो एम्प्लॉयज़ में हामी हो रही थी, और वो मशीन को ऑर्डर करते हैं और पे कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विदाउट आस्किंग फॉर एनी सैंक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का, एम्पावरमेंट का, किस चीज का, या फिर बीआरएस का, डाउन साइजिंग का, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का, डायनेमिक वर्क कल्चर, किसका है ये एग्जाम्पल? ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट व्हिच इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, job analysis, job description and job specification, recruitment, selection, placement and induction. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, अब कोर फंक्शंस ऑफ एचआर में आएंगे। व्हाट इज द कोर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? ठीक है, इट इज प्लानिंग। सबसे पहला फोरमोस्ट फंक्शन एक मैनेजमेंट में भी होता है प्लानिंग, और एचआर में भी आफ्टर मेकिंग पॉलिसी, एचआर पॉलिसी प्लानिंग होता है, ठीक है। What is HR planning? It is a process by which organization ensures that it has right number, right kind of people at right place at right time, ठीक है। सही नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, सही काइंड ऑफ पीपल होने चाहिए at right place at right time, ठीक है। And capable of effectively and efficiently completing all those tasks that will be help the organization to achieve its overall strategic objectives, ठीक है। मतलब सही इंसान सही टाइम पर सही प्लेस पर सही नंबर ऑफ पीपल जो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैपेबल है उस टास्क को कंप्लीट करने में, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। इट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग को हम अदर टर्म्स में, अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, डेवलपमेंट एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर को देखते हुए हम फोरकास्ट करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, हम उनको कॉन्स्टेंट डेवलप कर रहे हैं और हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम मैकेनिज्म भी क्रिएट कर रहे हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर डेफिनेशन के बाद डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट एमिनेंट इकोनॉमिस्ट की कोट किए गए हुए जो हमारे डेफिनेशंस होते हैं उनको याद करना, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। So now what have Stone said? Stone said that human resource planning is the process by which organization attempts to ensure that it has the right number of qualified people in the right jobs at the right time. Right number of qualified people कहाँ पर? सही जगह पर और सही टाइम पर। स्कॉट ने क्या कहा है? Human resource planning is the process for ensuring that human resource requirements of an organization are identified. जो human resource की requirements है organization के लिए वो identify कर सके हम, and plans are made for satisfying those requirements, और उस हिसाब से हम अपने plans, हमारे policies create करें। ग्लेसर ने क्या बोला है? HR planning is a process including forecasting, developing and controlling by which a firm ensures that it has right number of people, right kind of people at right place at the right time doing work for which they are economically most useful. वो काम करे जो उनके इकोनॉमिकली यूजफुल हो, जो कि वो एफिशिएंटली कर सके, वो कैपेबल हो, ठीक है। वैसे ही वेल्डन फ्रेंच ने कहा है, the process of assessing of organization human resource needs in the light of organizational goals and making plans to ensure that a competent, stable workforce is employed. हम ऐसे लोगों को हम रिक्रूट करें, अपने वर्कफोर्स को ऐसे बनाएं जो कि स्टेबल हो, ठीक है। ना कि हमने आज रिक्रूट किया तो 3 मंथ्स बाद वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे क्या होगा? जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। कोई एक या दो डेफिनेशन याद करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि ये गोल डायरेक्टेड है,
हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है, वैसे ही एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग होता है। ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे एक्वायर करेंगे, उनको किस जॉब में डिजाइन करेंगे, डालेंगे, उसको राइट टाइम पर, राइट जॉब पर, राइट प्लेस पर रखना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो हम उनको ऐसे मर्ज करते हैं, हम उसको ऐसे फोकस करते हैं जिससे एम्प्लॉयज की गोल्स एज वेल एज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव, ठीक है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली हम फोकस करते हैं फ्यूचर वर्कफोर्स को। Quantitative and qualitative aspects of human resource planning. Estimating right number of employees needed with right skills and competencies at right time. एस्टिमेट करना कि हमें हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ये क्या है, क्वांटिटी। हम क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये क्या हुआ है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। लेकिन उन पर एक राइट स्किल्स हो, कंपिटेंसीज हो, नॉलेज हो, सही टाइम पर सही टाइम पर हम उनको प्लेस कर सके, वो क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम ओरिएंटेड। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सिस्टम ओरिएंटेड है क्योंकि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस। सिस्टम ओरिएंटेड मतलब वो सारे जो हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन से, बाकी जो सिस्टम है उनके साथ लिंक है। इससे पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टेजेस है, किसमें सरप्लसेस है, ठीक है। इस हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। टाइम हॉरिजन, human resource planning can be short, that is 1 year, or for a long time, that is 5 year or more. एक साल के लिए हमें किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कफोर्स चाहिए उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर 5 इयर्स तक हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, मतलब एक एग्जीक्यूटिव लेवल में हम अगर किसी को लेना चाहते हैं तो हम 5 ईयर और मोर टाइम हॉरिजन वाला प्लानिंग करते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म, जैसे हमें कॉल सेंटर के लिए चाहिए, हमें बीपीओ के लिए चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है। Another important characteristics of human resource planning is development. It serves as a basis for planning employment development that is designed to make optimum use of workers' skills within the organization. हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे जिससे, इस तरीके से हम प्लान करेंगे जिससे ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्कर्स स्किल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Next we come to the importance of human resource planning. What are the importance of human resource planning? इससे अनसर्टेनिटी रिडक्शन होता है। अगर कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ रहा है, हम उसको पहले से समझ पा रहे हैं, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या शॉर्टेजेस हो सकता है, कितना सरप्लस हो सकता है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी प्रोड्यूस अनसर्टेनिटीज, ठीक है। Human resource planning helps in matching demand and supply by determining future shortages and surpluses of human resources. Human resource planning helps to match the demand of human resource with the supply of human resource and helps to determine future shortages and surpluses of human resources. Okay. Now it is objective focus. Yes, it is objective focus because HR plans are linked to the overall corporate plan. We have studied earlier that HR plans are subjected to the corporate plan. HR plans are directed towards the corporate plan. Hence, we can say that it is an objective focused. Okay. Environmental adaptation. HR requirements are identified through job analysis, evaluate competencies of current human resources and updated regularly so as to adjust changing environmental forces. जो environmental को adapt कर सके, जो हमारे environment में turbulence आ रहा है, जो day by day changes आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे human resource capable हो, trained हो, हमारे उसमें competent हो, हमारा जो there should be a net HRs, the net human resource। ऐसा नहीं कि हमारी supply बहुत ज़्यादा है human resource की, demand बहुत कम है, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अडेप्ट कर सके, ऐसा हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। Acquisition of human resources facilitates recruitment and selection of employees, also support succession planning. एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाएगा तो हम सही से, अच्छे वे से हम रिक्रूट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सक्सेशन प्लानिंग।
अगर एक हमने पर्टिकुलर 1 ईयर का प्लान किया है, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और हमने देखा कि वो सक्सेसफुल हुआ, हमने जितना फोरकास्ट किया था कि हमारा डिमांड होगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जितना हमने रिक्रूट किया था वो सही हुआ, वो सही मात्रा में आया, तो नेक्स्ट ईयर में भी वो एक बेस पॉइंट बन जाएगा, वो जो प्लान था उस लास्ट ईयर का, वो एक हमारे लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उससे हमें नेक्स्ट ईयर में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली राइट मैन इज मेड अवेलेबल फॉर द राइट जॉब टू एंश्योर देयर प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अगर एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ढंग से किया जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा, तो राइट मैन राइट जॉब पर राइट टाइम पर होंगे, तो इससे क्या है, हम ह्यूमन रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, विच इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी एंड विच हेंस इंक्रीजेस द utilization, productive utilization of HR, and we can achieve the organizational control of HR. HR planning sets standards according to which quality and quantity of employees are controlled. हम HR प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग चाहिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो कितनी ड्यूटीज निभाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है। तो उससे हम क्या है, एम्प्लॉयज कैसा वर्क कर रहा है उसको हम उसके साथ मैच कर सकते हैं, तो हमें एक हमें एस्पेक्ट मिलता है, एक हमें ब्रॉड गाइडलाइंस मिलता है कि हम उस चीज़ को, अगर उसमें कोई खामी है या वो उस सेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज रेलेवेंट एट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ नॉर्म्स। अब जो एचआर प्लानिंग है वो डिफरेंट लेवल्स में है, ठीक है, नॉट ओनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एट national level, it is at sector level, it is at individual level, it is at departmental level, it is at unit level, it is at every level। ठीक है, तो हम करेंगे कि एचआर प्लानिंग डिफरेंट लेवल्स में कैसे कैसे है। फर्स्ट इज एचआर प्लानिंग एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर हम ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करते हैं फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। The government of a country plans for HR at national level. It also plans for occupational distribution, regional and sectoral allocation of human resource. नेशनल लेवल पर जो मिनिस्ट्री होती है, जो HR मिनिस्ट्री होती है, वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्लान्स क्रिएट होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी होंगी। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ जब वो डिसाइड करेंगे तो वो भी डिसाइड करेंगे कि उसमें कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने नर्स होने चाहिए, कितने वर्किंग स्टाफ होने चाहिए। तो वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स ही है, राइट। कितने कॉलेजेस होने चाहिए एक सेक्टर में, एक स्टेट में। तो एक जब कॉलेज होगा तो उसमें टीचर्स एलोकेट किया जाएगा, उसमें प्रोफेसर्स एलोकेट किया जाएंगे, उसमें एडमिन स्टाफ एलोकेट किया जाएगा। तो वो क्या है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री प्लान्स फॉर एचआर एट नेशनल लेवल। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेक्टर लेवल। सेक्टर लेवल मतलब पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर, पर्टिकुलर माइनिंग सेक्टर। एक सेक्टर वाइज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। It helps the government to allocate resources to different sectors depending on priority according to the particular sector. किस सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स की जरूरत है, किस सेक्टर में कितनी बजट की जरूरत है, किस सेक्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा है इन रिसोर्सेज को एलोकेट करने की, ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही है एट सेक्टरल लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट इंडस्ट्री लेवल। It takes into account the output of particular industry and the manpower requirement to obtain the same. Industry level मतलब एक particular industry जैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल जैसे कि स्टेशनरी गुड्स बना रहे हैं उसकी इंडस्ट्री हो गई। तो इंडस्ट्रियल वे में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि एक इंडस्ट्री कितना आउटपुट दे पा रही है और उसको कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है टू ऑब्टेन द सेम। ओके, इट कवर्स हेवी ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सच एज इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज,
कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जैसे एक हैवी इंडस्ट्री है जहाँ हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर किस टाइप की ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, किस टाइप की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये सब प्लानिंग एट इंडस्ट्री लेवल पर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट यूनिट लेवल। यूनिट लेवल मतलब कंपनी वाइज, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल वाइज जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है उसको यूनिट लेवल कहते हैं। Human resource planning at company level is estimating the human needs of a particular company in question। मतलब जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में उसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट यूनिट लेवल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस प्लान ऑफ द कंपनी। जो बिजनेस प्लान है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रैटेजी से चलनी चाहती है, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, इसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुआ होता है एट यूनिट लेवल। It relates to the human resource needs for various plants, departments or divisions for various types of person। किस फैक्ट्री में कितने लोग जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, किस डिवीजन में कितने लोग की जरूरत है, कितने किस टाइप के लोग की जरूरत है, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, ये सब इंक्लूड्स इन द रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। A manpower plan avoids a sudden disruption that might occur due to an issue of shortage of a particular type of labor crucial for the company। अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा, एक अच्छा मैन पावर प्लान होगा, तो जो एक सडन डिस्ट्रप्शन होगा, सडन मिसमैच होगा कि हमें शॉर्टेज हो रहा है लेबर में, वो नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ह्यूमन रिसोर्स प्लान। And knowing the requirements in advance enables the development of appropriate strategies। अगर अच्छा strategy हमें पहले से पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता होगा कि हमारा कितना रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से हम appropriate strategies बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, which we will do in our next class। Now let's see any doubts from your side। I have already told I am preferring T.N. Chhabra, Shubhavni। Evaluation of HRM करना है, मैंने कब मना किया नहीं करना है। It is also an important thing, but उसको ब्रीफ में करिएगा, उसका इन डेप्थ में नहीं जाइएगा। आप पहले उसका वर्ल्ड कल्चर जैसे मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आप कीजिए। जॉब एंड सोल्यूशन इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट और सोल्यूशन इन्वॉल्वमेंट में ये डिफरेंस होता है कि सोल्यूशन में एक जो एम्प्लॉयज है उससे आप सोल्यूशन ले रहे हैं कि पर्टिकुलर जॉब में आप इसमें क्या क्या सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है कल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस पर, तो मैं आप लोगों से आउटपुट ले रही हूँ, 80 अटेंडेंस है स्टूडेंट्स है, इनसे मैं आउटपुट ले रही हूँ कि किसको कैसे मैं कल का पीपीटी बनाऊं। ठीक है, तो उस हिसाब से सबने अलग अलग आउटपुट दिया। अब 80 लोगों के ही मैं आउटपुट्स नहीं लूंगी, मैं जो बेस्ट होगा उनकी ही आउटपुट लूंगी। दैट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। मैं उनको आप सबको इन्वॉल्व, सजेशन इन्वॉल्वमेंट में आप सबसे सजेशन ले रही हूँ और इन्वॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मैं उन्हीं का सजेशन मान रही हूँ जो मेरे लिए बेस्ट होगा। दैट इज सजेशन इन्वॉल्वमेंट। एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में आप उनको पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आप उनकी बात को मान रहे हैं, आप उनको एक अथॉरिटी दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर डिसीजन को आप कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पीपीटी है, मैंने आपको बोला आप इसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर लीजिए, तो ये एक जॉब इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड शो नहीं होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा बेटर कर दूंगी, वहाँ का आज प्रॉब्लम था। हाँ, वीआरएस लेने के बाद आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वीआरएस के बाद आपको घर में ही बैठना। जो फिर से रिपीट वाले टॉपिक्स है वो मैं आपके रिवीजन क्लास में पढ़ाऊंगी। लमसम अमाउंट डिसाइड होता है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर।
जैसे कि आपने कितने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आपके कितने साल रिमेन है, कितने बचे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपने कितना आउटपुट दिया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सब में लमसम अमाउंट डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ VRS। ऑनलाइन ऑफलाइन तो वो यूनिवर्सिटी बता पाएगी आपको। In VRS, does lump sum amount plays a vital role for downsizing cost of employees? जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर, जैसे 60 लाख उसको 10 इयर्स में देना पड़ता और अब 20 लाख दे पा रहे हैं, देना पड़ रहा है, तो ये 40 लाख रुपीज उनका सेव हो रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उनका कॉस्ट कटिंग हो रहा है, ठीक है। किस चीज का एग्जाम्पल, वर्क लाइफ बैलेंस में कौन सा टॉपिक का एग्जाम्पल आपको चाहिए? एम्पावरमेंट, इट इज एग्जैक्टली राइट। जो केस स्टडी है उसका आंसर एम्पावरमेंट है। आशु सिंह, शीनू, ईशू, स्वीटी, सिद्धार्थ, all are said the correct answer and you 5 will get a brownie pound for that. राइट काइंड ऑफ पीपल का मतलब होता है कि जैसे मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स चाहिए, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं ऐसे लोगों को रिक्रूट करूंगी जिनके पास मार्केटिंग के स्किल्स हो, ठीक है, उनके पास मार्केटिंग के बारे में नॉलेज हो, ना कि मैं ऐसे लोगों को लूंगी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिनके पास फाइनेंस का स्किल्स ज़्यादा है, उनको सेलिंग बाइंग का स्किल्स नहीं है। तो इट इज नोन एज राइट काइंड ऑफ पीपल, मतलब मुझे जिस टाइप का इंसान चाहिए मेरे पर्टिकुलर फंक्शन को निभाने के लिए, मैं उस टाइप के पीपल को रिक्रूट कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई थिंक सो आशु यादव, दिस इज क्लियर टू यू। गुड। सृष्टि कोटियाल, केस स्टडी में क्या था कि उनको एम्पावरमेंट दिया गया कि आप कभी भी अगर आपको लग रहा है कि किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो उस मशीन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप सब एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए कि जितना कॉस्ट लग रहा है उतना बेनिफिट आपको मिल पा रहा है कि नहीं। उसके बाद आप उस मशीन को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पैसों से, ठीक है। तो इट्स एम्पावरमेंट। आपको किसी सुपीरियर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, आपको किसी से सैंक्शंस नहीं लेना पड़ रहा है, इससे क्या है, कोई डिसीजन मेकिंग हो पा रहा है और सेव्स टाइम एज वेल, ठीक है। ठीक है, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए या फिर आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ठीक है। दैट्स फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।